Hello students, how are you all? Let's start with today's topic, how federalism is practiced. It means हमारा कंट्री जो इंडिया जो कि फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है ये इस हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. In the first point, constitutional provisions are necessary for the success of federalism. अंडरस्टूड है कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म का सक्सेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. देयर आर बहुत सारे फैसिलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं एंड वही उसी के बेस पे हमारा कंट्री रन कर रहा है. बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. लेकिन क्या सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly laid down constitutional provisions. इसमें बोल रहा है कि जब मतलब अगर हमारे देश में फेडरलिज्म सक्सेस है, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही उसका वो रीजन है, ऐसा नहीं है. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics. The real जो federalism जो success federalism का जो success है वो actually democratic politics है जो कि हमारे देश में है. Democratic politics मतलब जहाँ पे हम आम जनता गवर्न करते हैं कंट्री को. ठीक है. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became a shared ideal of the country. और ये ensure करता है, ये democratic politics क्या ensure करता है? Spirit of federalism. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, सभी इंसान इंडिया के सभी लोग डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं और डिजायर टू लिव टुगेदर, सब लोग एक साथ रहना, ये स्पिरिट जो इंसानों के अंदर, इंडियन पीपल के अंदर जो है, ये फेडरलिज्म को सक्सेस बनाया है. ठीक है. let us look at some of the major ways in which this happened. तो पहला है लिंग्विस्टिक बेस पे. The creation of linguistic states was the first and the major test for democratic politics in our country. सबसे पहला है लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज. हमारा कंट्री जो है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय का जो स्टेट और आज के स्टेट में देर आर वास्ट चेंज. इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया यू विल सी दैट कि 1947 में इंडिया का मैप में ज़्यादा स्टेट्स नहीं थे और वहीं पे आज वी हैव 29 स्टेट्स. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947, that of 2006, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished. बहुत सारे पुराने states तो गायब हो गए हैं और बहुत सारे नए states बन गए हैं, create हुए हैं. Areas, boundaries and name of the states have been changed. और बहुत सारे areas, boundaries और states के नाम चेंज हो गए. ये आज के 2006 का पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है जहाँ पे हमारे पास 29 स्टेट्स हैं. यहाँ पे अभी तेलंगाना 2006 के अकॉर्डिंग अभी तेलंगाना नहीं अलग हुआ था, इसीलिए अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं. ठीक है. अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब होने के बजाय सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस और डिफरेंट नेम्स है, स्टेट्स हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है ना. तो ये सारे इतने सारे चेंजेस, राजपूताना की जगह राजस्थान आ गया, पंजाब से हरियाणा अलग हो गया. यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है, यूनाइटेड प्रोविंस दिख रहा है. यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश और उसके ऊपर अरुणाचल, उसके ऊपर उत्तराखंड बना. फिर यहाँ पे देखो आपको हिमाचल प्रदेश नहीं दिख रहा है जो कि आज के मैप में दिखेगा हम लोगों को, है ना. ये सभी चीज़ें जो कि पुराने मैप में नहीं था और वो आज के मैप में दिख रहा है. ये है हमारा वास्ट चेंज ऑन द. और ये सब चेंजेस जो आया है वो क्यों है? लैंग्वेज के बेस पे आया है. बिफोर इंडिपेंडेंस many of the before independence
तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में was एक लीडर था श्रीरामुलु, जो कि आंध्र प्रदेश का डिमांड किए थे जवाहरलाल नेहरू से, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्रॉमिस किया था कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद में वो उसको अलग से एक स्टेट देंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया से अलग होने पे जो हॉरिफिक सीन था, उस सीन को जवाहरलाल नेहरू रिपीट नहीं करना चाहते थे, और वो डर रहे थे कि कहीं मैं फिर से नया प्रोविंस बनाऊंगा तो शायद वो हॉरिफिक सीन कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, इसलिए वो डर रहे थे। और वो उन्होंने श्रीरामुलु को मना कर दिया। ही वॉज अ लीडर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो श्रीरामुलु ने क्या किया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक में बैठ गए, जिसकी वजह से 50 डेज हंगर स्ट्राइक की वजह से ही डाइड, एंड पीपल बिकम वायलेंट एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर आंध्र प्रदेश। फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश बना दिया। उन्होंने देखा कि ये जो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से सब कुछ हो गया, ऐसा पाकिस्तान के डिवीजन के समय जो सीन था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे नए स्टेट्स बनने लगे कुछ कुछ साल के डिफरेंसेस में, ठीक है। 1947 में the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new states, जो कि मैंने बता दिया। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. ये कैसे बना था? क्योंकि लोगों का मानना था कि जो एक जैसे लैंग्वेज में बात करते हैं वो एक स्टेट में रहेंगे। Some state were created not on the basis of language, और कुछ स्टेट लैंग्वेज बेस पे नहीं थे, कुछ स्टेट थे अपने कल्चर को, एथनिसिटी को और ज्योग्राफी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए, सेव करने के लिए उन्होंने स्टेट्स फॉर्म किया था, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेस पे नहीं हुआ, बल्कि जैसे झारखंड जो हुआ वो ज्योग्राफी के बेस पे हुआ, उत्तराखंड ज्योग्राफी के बेस पे हुआ, झारखंड जो हुआ एथनिसिटी, झारखंड में ट्राइबल्स बहुत थे तो दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट्स। फिर नागालैंड कल्चर के लिए अलग हुआ, तो डिफरेंट स्टेट्स separated on different reasons for some special recognitions also. It was not only because of language. When the demand of the formation of a state on the basis of language was raised, some national leader feared that it would lead to the disintegration of the country. जो कि मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान अलग होते समय जो सीन था, वो सीन से जवाहरलाल नेहरू डर गए थे, और वो डर रहे थे कि कहीं ये नया स्टेट्स बनाना कहीं कंट्री को डिसइंटीग्रेट ना कर दे, मतलब डिसयूनाइट ना कर दे। लेकिन central government resisted linguistic state for some times, but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. और लेकिन जैसे जैसे states form हुआ, जो leaders को ये experience हुआ कि linguistic state form होने से हमारा country और ज़्यादा unitedly काम कर रहा है, and it has also made the administration ईजियर, और इसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हो गया। कैसे? एक बड़ा सा कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करने से अच्छा है कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्टर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड लैंग्वेज पॉलिसी मतलब अब हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से फेडरलिज्म लैंग्वेज पॉलिसी पे काम हुआ। A second state for Indian Federation is a language policy. Our constitution did not give status of national language to any one language. किसी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज की मान्यता नहीं दी है, लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस, ठीक है। Therefore, there were many safeguards to protect other language. इसीलिए बहुत से दूसरे लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। इसीलिए हिंदी के अलावा दूसरे 21 अदर लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज।
इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए बैठता है या सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए एग्जाम में बैठता है तो वो इन किसी भी लैंग्वेज को, इस 21 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट को भी अपना खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज दे दिया गया कि मतलब जिसका जो है वो अपने लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज बना सकता है और सारे काम वो अपने लैंग्वेज में कर सकता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, और इसीलिए बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क्स जो पर्टिकुलर स्टेट्स के होते हैं वो उन्हीं के अपने लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू अब इसको बचाने के जैसे ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे श्रीलंका में देखा गया था कि मेजॉरिटी की वजह से वहाँ पे कितना नुकसान हुआ और लोगों में क्या एक कॉस्पिशियस मतलब एक शक भरी निगाहों से एक दूसरे को देखना, किसी को किसी की इज्जत ना करना, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज को इज्जत नहीं करना, ये सब सीन यहाँ पे ना हो, इसके लिए हमारे लीडर्स ने बहुत कॉशियस एटीट्यूड लिया था वाइल यूजिंग ऑफ हिंदी, हिंदी को यूज करते समय बहुत सावधानी बरती थी। According to the constitution, the use of English for official purpose was to be stopped in 1965. कॉन्स्टिट्यूशन ने 1965 में इंग्लिश लैंग्वेज को ऑलमोस्ट ऑफिशियल पर्पस, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस को पर्पस वाज स्टॉप्ड इन 1965, ऑलमोस्ट 1965 में स्टॉप कर दिया। लेकिन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थे, वो चाहते थे कि इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि उनको उनके लिए मुश्किल है ना हिंदी को समझना, तो इसीलिए वो चाहते थे कि इंग्लिश कंटिन्यू रहे। इन तमिलनाडु में इसके खिलाफ मूवमेंट भी चालू किया गया था और वो वायलेंट टर्न ले लिया था। Central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose, और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि ठीक है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पसेस में यूज होगा। मेनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट दिस सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, और बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसा मानने लगे कि ये जो सोल्यूशन निकला है वो इंग्लिश स्पीकिंग के फेवर में निकला है। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोशन डज नॉट मीन्स हिंदी को प्रमोट किया गया फॉर ऑफिशियल पॉलिसी। इंडिया के किसी भी काम में इंडिया के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी काम हिंदी लैंग्वेज में हो रहा था होता है एंड द प्रमोशन, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे लैंग्वेज को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। प्रमोशन डज नॉट मीन्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि हम सिर्फ हिंदी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या उनके ऊपर हिंदी को हम इम्पोज कर रहे हैं, मतलब फोर्सिबली हमको उनसे हिंदी लैंग्वेज में काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in, और जिस तरीके से हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने काम किया रिलेटेड टू लैंग्वेज, द फ्लेक्सिबिलिटी शोन सच टाइप ऑफ, जैसा कि श्रीलंका में जो सिचुएशन आया वो सिचुएशन को रोकने में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का डिसीजन, उनका जो तरीका था सोल्यूशन निकालने का वो आउटस्टैंडिंग था, तारीफ करने लायक था। ठीक है, नेक्स्ट फेडरलिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हमने पढ़ लिया लैंग्वेज के बेस पे किस तरीके स्टेट फॉर्म हुए, लैंग्वेज को किस, इतने सारे लैंग्वेजेस को किस तरीके से हमारे इंडिया को इंडिया ने एक्सेप्ट किया, सभी लैंग्वेजेस को किस तरीके से इम्पोर्टेंस दिया। अब यहाँ पढ़ेंगे कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन है। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangement
for sharing power work in reality depends on large extent on how the ruling parties and leader follow the arrangement. हमने देखा कि किस तरीके से, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़े हैं कि किस तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस फॉर्म होता है, किस तरीके से फेडरलिज्म में सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन जो है वो और ताकतवर हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने अरेंजमेंट किया है पावर शेयरिंग को, किस तरीके से पावर को शेयर किया है, एंड हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर फॉलो दिस अरेंजमेंट, और किस तरीके से रूलिंग पार्टी और उनके लीडर्स इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं. बहुत समय तक तो हम लोग ने देखा है कि करीब आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1980s और 1990s तक के हम देखेंगे तो वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हमेशा से गवर्नमेंट फॉर्म किया है. मतलब मैक्सिमम स्टेट से उन लोगों को ही वोट मिलता है और उन लोग ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. इसका मतलब उनके पास ही पावर रहता है, जिसका फायदा उन लोगों ने कई बार उठाया. फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. सेंट्रल स्टेट्स जितना जीतते हैं उसी बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है. तो सेंट्रल में जो उस समय जो थे वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी. द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, और मैक्सिमम स्टेट्स में भी वही पार्टीज रहती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म करती है. इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था कि वो अपने मर्जी से वो ऑटोनॉमसली फेडरल यूनिट्स पे काम कर सके. उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है. दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. जो पार्टी सेंटर पे रूल करती थी वो पार्टी वो अंडरमाइन करती थी एट द स्टेट लेवल. मतलब इस सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी जो रूल करती थी उनके पास बहुत पावर होता था और उनको जब मन होता था वो तुरंत गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी और नया इलेक्शन होता था. मतलब उनका पावर था तो वो जो चाहते थे वो करते थे. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government. Central government कभी भी misuse करती थी constitution state government को dismiss करने के लिए. That were controlled by the rival parties, especially वो parties जो कि opposition parties होती थी. This undermine the spirit of federalism. और यहाँ पे हम फेडरलिज्म को प्रॉपरली उस समय तक फेडरलिज्म प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे. All this changed significantly after 1990. और ये 1990 के बाद ऑलमोस्ट चेंज होने लगा. कैसे? क्योंकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आ गए. अब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आने की वजह से बहुत सारे, आज के डेट में करीब 750 पार्टीज हैं और 750 पार्टीज होने की वजह से कोई भी पार्टीज जो है वो मेजॉरिटी नहीं फॉर्म कर पाती है और इसीलिए वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है. क्योंकि मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए कम से कम 272 सीट्स चाहिए अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो, और अगर 272 सीट्स नहीं है तो वो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती. इसके लिए वो क्या करेगी, वो किसी ना किसी के साथ कोलाइड होगी, किसी और पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज के साथ वो कोलाइड होगी. इसका मतलब कि अब उसके पास, जब हम किसी के साथ मर्ज होके काम करते हैं तो वहां पर हमको एक दूसरे के मत को जानना जरूरी है. कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन हम अकेले नहीं ले सकते, वो सामने वाले पार्टीज को इन्वॉल्व करना जरूरी है. तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी क्या कर रहा है, उसने अपने पावर को शेयर करना पड़ रहा है. किसके साथ? दूसरे रीजनल पार्टीज के साथ जो कि उसके साथ मर्ज हुआ है. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू द alliance with many parties including several regional parties to form a government at the center. सेंटर में अगर गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो वो
विनिंग पार्टी को रीजनल पार्टी के साथ मर्ज होना पड़ेगा टू फॉर्म द गवर्नमेंट. दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग. और इससे एक पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर सामने आया एंड द रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और कहीं ना कहीं हमने इसके पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होता था, स्पेशली विद द राइवल पार्टीज. जो अपोजिशन पार्टीज कहीं ना कहीं से जीती थी, उनका तो बिल्कुल भी पावर नहीं होता, उसको तो कभी भी रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर देती है. लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोगों ने गवर्नमेंट जो कोलाइड होके फॉर्म किया है, अब उनके पास वो ताकत नहीं रह गया कि वो किसी भी गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर सके. ठीक है. दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्ररी मैनर. अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं हो रह गया, मतलब अब ये डिफिकल्ट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आर्बिट्ररी तरीके से वो स्टेट गवर्नमेंट को dismiss कर सके. Thus federal power sharing is more effective today than it was in the early year after the constitution came into force. और इस तरीके से जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो आज ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो 40 साल तक के जो जिस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहे थे, उसके कंपैरिजन में आज का जो फेडरलिज्म है वो ज़्यादा पावरफुल है. तो हियर वी हैव कंप्लीटेड टुडेज टॉपिक. अगेन वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक. सी यू.